हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि हम अपना प्रैक्टिस सेट लेकर चलते हैं। कुछ दिनों से हमारी जो ये एसएसटी की प्रैक्टिस सेट वो नहीं आ रही थी, तो आप सभी बच्चों का डिमांड था कि मैम एसएसटी की भी प्रैक्टिस सेट कराइए, क्योंकि हम सीडीपी की प्रैक्टिस सेट को लेकर चलते थे। तो दो चीज़ें हम नहीं करा पाते थे, तो चलिए अब से हम कोशिश करेंगे कि आपके एसएसटी का भी डेली क्लासेस हो पाए। ठीक है, तो इसके पिछले जो क्लासेस हमने कराया था उस क्लासेस में हमने यहाँ तक पढ़ा दिया था। फिर ये क्या हुआ था कि पीडीएफ मिस हो गई थी, तो हमने कहा था कि आपको हम बाद में इसको करा देंगे। तो आज जो पीडीएफ मिस हुई है इसको करा देते हैं, फिर कल से हम अपना दूसरे ईयर का लेकर चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये यहाँ तक शायद हुआ था, इसका उत्तर हमने नहीं बताया था। तो कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है कि आर्थिक क्रिया, बी है तृतीय क्रिया, सी है प्राथमिक क्रिया, डी है द्वितीय क्रिया। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा आप सभी कि जो कच्चे माल होते हैं उसको अधिक मूल्यवान या उत्पाद में अगर हमें बदलना है तो उसे हम क्या कहेंगे। तो आइए हम इसका उत्तर देखेंगे, उसके बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो देखिए उसे हम क्या कहेंगे, द्वितीय क्रिया कहेंगे। अब द्वितीय क्रिया यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है उसको लगा लीजिएगा। अब इसका हम देखते हैं कैसे द्वितीयक होगा, कैसे क्या होगा। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। चलिए देखिए होता क्या है कि कच्चे माल का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के वस्तु का हम क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे क्या हो गया, कपास से हम सूती कपड़े का निर्माण करेंगे। ठीक है, और विनिर्मित वस्तुएं कच्चे माल की तुलना से क्या होती है, अधिक मूल्यवान होती हैं। जैसे कि जो कच्चा माल होता है वो सस्ता होता है और उससे जो निर्मित वस्तु होती है वो क्या होती है, ज़्यादा महंगी होती है। फिर कच्चे माल को हम क्या करते हैं, अत्यधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलना द्वितीय क्रिया कहलाता है। मतलब जो कच्चा माल है, कच्चा माल से हम उसको कोई उत्पाद बना दिए, वही उसका क्या होगा, द्वितीय क्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो वही क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहेंगे, तो ये क्या कहेंगे, द्वितीय क्रिया कहेंगे। फिर क्या है कि आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत जैसे उपभोग, उत्पादन, वितरण एवं विनिमय के तरीकों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आर्थिक क्रिया के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो किसका किसका किया जाता है, उपभोग का किया जाता है, उत्पादन का किया जाता है, वितरण का किया जाता है और विनिमय का किया जाता है। आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। चलिए 48 में आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अपैची को क्रो निम्नलिखित में से क्या है। सॉरी, अपैची और क्रो निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन ए है अमेरिका के म्यूजिक बैंड, बी है कि पर्यावरण का वृत्तचित्र, सी है कि उत्तरी अमेरिका के कबीले, डी है कि कीनिया के धूम नतु मतलब खाना बदेश। उत्तर दीजिए क्या होगा, अपैची और क्रो किसे कहेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं अपैची या तो क्रो, अपैची और जो क्रो होता है वो हम उत्तरी अमेरिका के कबीले को कहते हैं। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के जो कबीले हैं वो क्या है, अपैची और क्रो। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। तो इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेंगे क्या है। ये कह रहे हैं कि जो उत्तरी अमेरिका की जनजाति जो कबीलों में रहती है, कहाँ पर रहती है, कबीलों में रहती है, उनमें अपैची और क्रो मुख्य है। ठीक है, ये एक तरीके की क्या है, जनजाति है, ये रहती कहाँ पर, कबीलों में रहती है। ठीक है, क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है कागज उद्योग, बी है पटसन उद्योग, सी है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, डी आपका है खाद्य तेल उद्योग। उत्तर दीजिएगा क्या होगा आप सभी का। तो चलिए उत्तर बताइए क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल सही होगा। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो हमारा होगा वही हमारा सनराइज उद्योग का क्या है, एक उदाहरण है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने हम। क्वेश्चन 50 हमारा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। ऑप्शन ए है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, बी है ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड, सी है दक्षिण अफ्रीका का ऑरेंज क्षेत्र, डी है भारत की कश्मीर घाटी। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि विश्व का जो फलोद्यान है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र को कहते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे आखिर है क्या ये। देखिए विश्व का फलोद्यान भूमध्य सागरीय क्षेत्र को कहा जाता है, आप सभी को पता है, क्योंकि यह क्षेत्र क्या है, रसीले फल जैसे आपके नींबू, संतरा, इसके लिए क्या है, विश्व में प्रसिद्ध है। कहाँ पर प्रसिद्ध है, विश्व में प्रसिद्ध है, क्या, भूमध्य सागरीय क्षेत्र हमारा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए आप सभी ये जो 60 क्वेश्चन मतलब कि 47 से लेके 60 तक हम लेके चलेंगे। ठीक है,
उसके बाद हम कल करेंगे जो भी चीज़ें हैं। कल एक नया ईयर से हम स्टार्ट करेंगे, तो देखेंगे आपको 60 क्वेश्चन कराएंगे। आज थोड़ा ही कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन जहाज़ों के नौकायन में सहायता करता है। ऑप्शन ए है कि ऐसे क्षेत्र जहां गर्म समुद्री धाराएं और शीत समुद्री धाराएं मिलती हैं। बी है कि समुद्री धाराओं का क्षेत्र। सी है उच्च ज्वारी क्षेत्र। डी आपका है कम ज्वार का क्षेत्र। उत्तर दीजिएगा क्या होगा। कौन जहाज़ों के नौकायन में सहायता करता है, ये बताना आपको। तो देखिए, जो हमारे उच्च ज्वारी क्षेत्र होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे नौकायन में सहायता करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही कर लीजिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन हमारा है कि पृथ्वी द्वारा प्रसारित मतलब प्रेषित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर कौन परावर्तित करता है। ऑप्शन ए है समताप मंडल, बी है तापमंडल, सी है मध्यमंडल, डी है वायुमंडल, सी है और डी आपका मध्यमंडल। उत्तर बताइएगा आप सभी क्या होगा। आप सभी एक पेन कॉपी लेकर बैठा करिए। देखिए, जब मैं तो ऐसे डेली आपको बताती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं वीडियो में भूल जाती हूँ कहना कि एक पेन कॉपी लेकर बैठा करिए। नंबरिंग क्या करिए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, कितना गलत कर पा रहे हैं। लगभग आप 50 से 55 तक सही करने की कोशिश किया करिए, ठीक है। अगर ऐसे नहीं सही होता 50 से 55, वीडियो को दोबारा देखिए, दोबारा कोशिश करिए कि 50 से 55 सही हो, ठीक है। उसी चीज़ को बार बार रिवाइज करिए जब तक आपका, हम तो ये कहते हैं कि आप उसी वीडियो को 3 बार देखिए जब से 60 में 60 सही ना हो जाए, ठीक है। चलिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही होगा, तापमंडल। आगे चलते हैं अगले वीडियो पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि। ऑप्शन ए है जंगली जानवरों का विवेकहीन शिकार किया जाना निषेध हो। बी है निर्वनीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे। सी है प्रजातियों के सापेक्ष संख्या के साथ छेड़छाड़ न की जाए। डी आपका है कि मानवीय गतिविधियां प्राकृतिक पर्यावास को संरक्षित करती रहें। पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है अगर क्या होगा, इन सब में से क्या होगा कि पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाएगा। तो देखिए, पर्यावरण में संतुलन कब बिगड़ेगा ये हम देखते हैं। पर्यावरण में संतुलन तब बिगड़ता है जब क्या होता है कि निर्वनीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे। तो ये निर्वनीकरण और भू अपरदन चलता रहेगा तो हमारे पर्यावरण का संतुलन जो है बिगड़ता रहेगा। आगे चलते हैं अगले वीडियो पर। आज क्या ही हो गया मुझे, मैं बार बार अगली वीडियो कर रही हूँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्न में से कौन सा विकल्प पोषणी मतलब दीर्घजीवी विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए है कि पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत रवैया और व्यवहार में परिवर्तन। ऑप्शन बी है मानव जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी। ऑप्शन सी है कि प्राकृतिक संसाधनों का अधिक प्रयोग। और ऑप्शन डी आपका है कि जीवन के प्रत्येक प्रकार का सम्मान और उसके देखभाल। उत्तर बताइएगा क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोषणी दीर्घजीव, ठीक है, विकास का सिद्धांत नहीं है। तो क्या उत्तर होगा बताइएगा। देखिए, यहाँ पर पर्यावरण के प्रति व्यक्ति रवैये का व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है। मानव जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो सही होगा। यहाँ पर सी को सही करिएगा, ठीक है। जो सी होगा कि प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग, ये हमारा विकास का सिद्धांत नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो गलत जो होगा वही हमारा सही होगा, ठीक है, क्योंकि गलत पूछा है तो गलत वाला ही सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए, सतत पोषणी विकास क्या कहा है कि सतत पोषणी विकास के द्वारा संसाधन का ऐसा संतुलन उपयोग किया जाता है जिससे हमारी वर्तमान आवश्यकताओं के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन उपलब्ध रहे। अब देखिए, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 55 पर। अब देखिए आपसे क्या पूछा है कि दो शहर एन और एम ग्रीनविच के क्रमशः 15 डिग्री पूर्व तथा 15 डिग्री पश्चिम पर स्थित है। इन दोनों शहरों के समय में कितना अंतर होगा। ऑप्शन ए है 1.5 घंटा, बी है 2 घंटा, सी है 30 मिनट, डी है 1 घंटे। उत्तर दीजिएगा क्या होगा। देखिए, यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा बताइएगा क्या होगा। तो चलिए हम बता देते हैं 2 घंटे होगा। आइए देख लेते थोड़ा सा 2 घंटे होगा कैसे। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम थोड़ा सा, ठीक है। देखिए, 0 डिग्री जो देशांतर हमारा है, दोनों तरफ क्या है आपका 15 डिग्री पूर्व तथा 15 डिग्री पश्चिम देशांतर की मध्य दूरी, ठीक है। तो दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री हमारा आएगा, ठीक है। ये 30 डिग्री दोनों मिलाकर आ गया।
अब 1 डिग्री देशांतर समय तय करने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट लगता है। ठीक है, अब 4 मिनट लगेगा तो 30 डिग्री करने में कितना लगेगा? जैसे 1 डिग्री करने में क्या लग रहा है? 4 मिनट लग रहा है, तो 30 डिग्री करने में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 4 × 12 मतलब 120 मिनट लगेगा। 120 मिनट का मतलब है कि 60 मिनट में हमारा 1 घंटा होता है, तो 120 मिनट में हमारा 2 घंटा हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 2 घंटा। ऐसे कितना भी आपका दिया गया, अगर यहीं पे आपको यहाँ बदल दे, जैसे कि 15 दिया है, 15 की जगह आपको 20 कर दे, 25 कर दे, 45 कर दे, तो बस दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद आपको बस एक चीज़ याद रखना है कि 1 डिग्री देशांतर तय करने में जो समय लगता है वो आपका 4 मिनट लगता है। जब 4 मिनट लगेगा तो बस गुणा कर दीजिए, बात खत्म। आगे चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि न्यूनतम वेतन अधिनियम, ऑप्शन ए है कि नियोगकर्ताओं को कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन निश्चित करने की छूट देता है। ऑप्शन बी है संगठित क्षेत्र में केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है। ऑप्शन सी है निश्चित करता है कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। और ऑप्शन डी आपका है कि निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। न्यूनतम वेतन अधिनियम क्या है आपको ये बताना है, उत्तर दीजिएगा। असली उत्तर दीजिएगा क्या होगा न्यूनतम वेतन अधिनियम। देखिए, जो हमारा न्यूनतम वेतन अधिनियम होता है वो ये निश्चित करता है कि जो वेतन है वो एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जैसे होता है कि न्यूनतम चीज़ें, तो वो उससे भी ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए कि एकदम गिरा हुआ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने हम। क्वेश्चन नंबर 57 में आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पष्टता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21, बी है अनुच्छेद 28, सी है अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 17। तो क्या होगा, देखिए अस्पष्टता कहाँ पर आता है, आप सभी को पता है कि जो अस्पष्टता आता है याद कर लीजिएगा कि हमारे अनुच्छेद 17 में आता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन हमारा कि भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए है जाति, बी है लिंग, सी है गरीबी, डी है धर्म। देखिए असमानता, लोगों को समान रूप से नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? क्या लिंग की वजह से नहीं देखते? क्या आपके धर्म की वजह से समान नहीं देखते? क्या जाति की वजह से नहीं देखते? क्या गरीबी की वजह से नहीं देखते? तो आप सभी को पता है कि असमानता हमें वहीं दिखाई जाती है जहां पर गरीबी और अमीरी दिखाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59 आपसे कहा गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन ए है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को निष्कासित करता है। ऑप्शन बी है न्यायपालिका को संसद द्वारा लागू कानून को निरस्त करने की शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन सी है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ऑप्शन डी है कि संविधान संशोधन द्वारा स्वयं को सुधारने के विषय में है। तो उत्तर बताइएगा कि जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है वो क्या करता है, उत्तर दीजिएगा क्या होगा। तो देखिए, जो संवैधानिक उपचारों का जो हमारा अधिकार है वो ऑप्शन नंबर सी सही करिएगा कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की क्या करता है, रक्षा करता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी आप सभी देख लीजिए ताकि इसमें से अगर कोई आगे क्वेश्चन पूछे तो वो भी आप कर पाए। देखिए, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 है, 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किस में दिया गया है, तो 32 में दिया गया है। इसके तहत अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन किया जाता है तो वह व्यक्ति अपने अधिकार की रक्षा के लिए क्या करता है, न्यायालय में मदद ले सकता है। ठीक है, किसके अनुसार, 32 के अनुच्छेद 32 के अनुसार। अनुच्छेद 32 में क्या है आपका, संवैधानिक उपचारों का क्या है, अधिकार है। इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। इसके पहले भी जो भी क्वेश्चन थे हमने आपको कराए हैं, पिछली वीडियो में आप जाकर देखेंगे तो आपको मिलेगा। जो बच्चे किए होंगे, जो बच्चे अभी वीडियो देख रहे हैं ना, तो वो आप सभी जाके इसकी पिछले वाली वीडियो देखिएगा। उसमें सारे जितने भी इसके क्वेश्चन हैं 1 से लेकर बाकी वो हमने कराए हैं। उस दिन मैं करा रही थी तो वीडियो क्या होता है बीच में मिस हो गई थी। वो एक्चुअली क्या होता है ना कि वीडियो स्क्रॉल करते करते कभी क्या होता है ना, ज़्यादा स्क्रॉल हो जाता है, पता नहीं चलता मोबाइल से, तो वो बहुत लंबा स्क्रॉल हो जाता है, तो वो PDF दूसरी साइड भाग जाती है, तो याद नहीं रहता, फिर वो ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ऐसे उस दिन हुआ था कि वो मिस हो गई थी थोड़ी सी, तो उसके कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे आपके 14 से 15 क्वेश्चन, वो हम करा दे रहे हैं आज।
बाकी कल से आपके जो भी क्वेश्चन चलेंगे वो 30 क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। और कुछ दिन बाद आपके मैराथन देखिए कब तक कराते हैं। मैराथन का थोड़ा इशू हो जा रहा है, थोड़ा नेटवर्क इशू है यहाँ पर। मैराथन अपलोड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं आपकी ये आधे घंटे की वीडियो अपलोड करती हूँ तो मुझे आधे घंटे, जितना मुझे टाइम वीडियो बनाने में लगता है उतना मुझे अपलोड करने में टाइम लगता है। क्वेश्चन आपका है कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्य है। ऑप्शन ए है पुत्रों पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा होता है। ऑप्शन बी है आर्य समाज के अनुयायियों पर यह अधिनियम लागू नहीं होता। ऑप्शन सी है परिवार के केवल पुत्रों अथवा पुरुष सदस्यों को ही पारिवारिक संपत्ति में अधिकार प्राप्त है। और ऑप्शन डी है कि केवल पत्नी को अपने दिवंगत पति की संपत्ति में अधिकार है। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा। तो चलिए आप सभी उत्तर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कुछ निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स भी देख लेते हैं। जैसे केवल आ गया निगेटिव हो गया, केवल आ गया निगेटिव हो गया, ठीक है। अधिनियम लागू नहीं होता आर्य समाज के अनुयायियों पर, बिल्कुल नहीं, उनके भी लागू होता है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ए को आपने सही कर लिया होगा। तो थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005, ठीक है, के अनुसार पुत्रों पुत्रियों तथा उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर का हिस्सा होगा, ठीक है, 2005 के अनुसार। लेकिन मिलता कहाँ है भाई, लड़कों को तो मिल जाता है लेकिन पुत्रियों को कहाँ मिलता है। इनको 2-4 लाख देकर फिर भाई चलो अपने घर जाओ, ठीक है। क्योंकि हिस्सा तो हमारा ऐसा है कि मतलब हम अपने माता पिता की संपत्ति में हम भी अपना हक जता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपना हक नहीं जता सकते, लेकिन इंडिया एक ऐसा हमारा देश है जहाँ पर लड़कियाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हैं। लेकिन कुछ जगहों पर है। अभी कुछ ही दिन हुआ है, हमारे गांव में एक लोग थी, तो देखिए कुछ ना लड़के भी ऐसे होते हैं, लड़कियां चाहती नहीं है कि वो अपना हक जताएं। देखिए हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं लड़कों की, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कई सिचुएशन ऐसे होते हैं, लड़के ऐसे कर जाते हैं कि लड़कियों को वहाँ हक जताना पड़ जाता है। अभी हमारे गाँव का ये एक हाल है कि वो अपनी माँ को लाके अपने घर पर उनकी सेवा करती हैं, सब चीज़ें करती हैं, और उनका जो बेटा है, मतलब उनका जो भाई है, वो अपनी माँ की आधी संपत्ति को लेकर वो पूरी अब जितनी भी संपत्ति मतलब 2 भाग में बांट दिया। इनकी माँ ने आधा भाग इनकी माँ ने रख लिया, आधा भाग अपने बेटे को दे दिया। अब बेटे सारी संपत्ति बेच के माँ को अकेले छोड़ के वो मुंबई में अपनी फैमिली लेके चले गए। अब वहाँ पे रहने लगा, बेचारी माँ अब अकेले रहती थी और इनके पास कुछ भी नहीं था। मतलब वही अच्छा था कि उन्होंने अपनी आधी संपत्ति ले ली थी। सोचिए कि वो उनकी खुद की कमाई है और बेटे का ऐसा हक है कि वो अपनी आधी संपत्ति लेके माँ को भी नहीं देख रहा है और वो चला जा रहा है। फिर उसके बाद जब ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, फिर वो जो मेरे गांव से रिलेट करती हैं वो गई, अपनी माँ को लाई। माँ को लाने के बाद उन्होंने दवा सब कुछ किया, फिर माँ को लगा कि मैं बेटी को, ये हमें जितनी भी संपत्ति है बेटी को दे देना चाहिए, तो उन्होंने उनको क्या किया, अपनी संपत्ति अपनी बेटी को दे दिया। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पे लड़कियाँ हक जताना तो नहीं चाहती लेकिन वो जताती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 2005 के अनुसार है कि लड़कियों का भी हक होता है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो वीडियो कैसी लगती है आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करिए प्लीज़, और अगर अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दिया करिए, और आपके जितने भी सोशल मीडिया पे आप जहाँ पे अटैच है वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी हम कल से अपना अगले दूसरे ईयर का लेकर चलेंगे। ये 60 क्वेश्चन पूरा हो गया, दूसरे ईयर का लेकर चलेंगे, तो वहाँ से हम आपको 30-30 क्वेश्चन को कराएंगे। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।